और अस्सलाम वालेकुम। 2 जनवरी पाकिस्तान में जुमे की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 34। याद दहानी, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं ईरान से, क्योंकि पिछले 4 दिन में ईरान के अंदर तकरीबन 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और वहाँ पर इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की हड़तालें चल रही हैं और लोग बाहर निकल आए हैं। अब ईरान को जब आपने कवर करना होता है तो बहुत मोहतात रहना पड़ता है, क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है वो अमूमी तौर पर थोड़ी बायस रखता है ईरान की खबरों के बारे में या ईरान के बारे में। तो इसलिए आपको RT जो रशियन टीवी है उसको भी देखना पड़ता है, प्रेस टीवी को भी, अल जज़ीरा को भी। तो ऐसे जो सोर्सेज हैं उनको ज़रूर देखना पड़ता है जहाँ से एक बैलेंस किस्म की इन्फॉर्मेशन आए। तो जो इन तमाम चीज़ों को मीन वेस्टर्न मीडिया भी और इन कदरे बैलेंस जो मीडियम है इनको भी देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 28 या 29 दिसंबर को ये एहतजाज शुरू हुए। असल वजह महंगाई, बेरोज़गारी और मुल्क के अंदर बढ़ती हुई जो इस वक्त वहाँ पर भी अफरात ज़र है, और वजह उसकी ये कि डॉलर के अगेंस्ट जो ईरान की करेंसी है उसका रेट जो है वो इतना डेप्रिशिएट हो गया, और वजह उसकी शायद हाल ही में होने वाली जो जंग थी, जो ईरान के ऊपर हमले हुए, उसके बाद मामलात संभल ना पाए और मुल्क के अंदर तेज़ी से गुर्बत की शरह में भी ज़ाहिर इजाफा हुआ है, बेरोज़गारी में भी और अफरात ज़र में भी। ये जो बेचैनी थी, इसके साथ साथ एक ह्यूमन राइट्स के बड़े मारूफ वकील थे, उनका कत्ल हो गया और कुछ वजूहात इसके अंदर शामिल हुई और लोग सड़कों पर निकल आए। और 30 तारीख को गालिबन जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि मुतालबात जायज़ हैं। मीन ये जो महंगाई से रिलेटेड हैं, बेरोज़गारी से रिलेटेड हैं, अफरात ज़र से रिलेटेड हैं, तो हुकूमत को संजीदगी से इन्हें सुनना चाहिए। पहले ही दिन या शायद दूसरे दिन एक ऑफिसर जो है उसकी हलाकत हो गई और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। फिर ये एहतजाज थोड़े वायलेंट हो गए। अब जो 1 जनवरी है उसको भी एहतजाज होते रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी को तो अभी तक के सबसे लीथल किस्म के एहतजाज हुए कि 6 अफराद अभी तक जो है वो इन ये जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें जाँ बहक हो गए हैं। तो ईरान के अंदर शदीद किस्म की रेस्टलेसनेस है। अगर मेरे ख्याल में 2-3 दिन भी और ये एहतजाज कंटिन्यू हुआ तो शायद ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली आ रही है या मौजूदा हुकूमत को कहीं रिज़ाइन ना करना पड़ जाए। ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल में जो बाहर बैठे हुए इसराइल सदर ट्रंप, वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे, ज़ाहिर है, जो कुछ भी ईरान के अंदर हो रहा है। तो आने वाले दिनों में बहुत ही इन्हमाक के साथ हम देखेंगे ईरान की सूरत हाल को और आपके सामने रखेंगे जो कुछ भी हो रहा हुआ। लेकिन इस वक्त वहाँ पर भी लोग तंग हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, और जिसकी वजह से लोग बाहर निकल आए हैं। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। इन हाउस पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है उस पर बात कर लें। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, वहाँ पर यौम दिफा, कौमी कुर्बानियों और वतन से वाबस्तगी के जज्बे को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी नुमाइश का इनेकाद हुआ। तकरीब की मेहमान खसूसी जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया डॉक्टर वर्दा मोहसिन थी। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग खबर तो आपने देख ली। नॉर्मल खबर है कि एक वहाँ पर जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के अंदर एक नुमाइश हुई जिसमें ये उसकी मेहमान खसूसी थी। लेकिन अब हमारे ज़राए हमें पंजाब से ये बता रहे हैं कि पहले तो NCA के ऊपर प्रेशर डाला गया, बैकएंड के ऊपर मरियम नवाज़ साहबा की जो टीम है उनमें से किसी ने, कि ये नुमाइश ना की जाए। आपको ये पता होगा कि मरियम नवाज़ और मोहसिन नकवी की आपस में नहीं लगती, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेजर है एक दूसरे की तरफ। ज़ाहिर है उनकी ज़ौजा जा रही थी तो मरियम नवाज़ और उनकी टीम नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी प्रोजेक्शन मिले। उसको रखवाने की कोशिश की गई, फिर मीडिया को भी बैकएंड के ऊपर थोड़ा सा कहा गया, हालांकि उनका तो घर का मीडिया है, अपने चैनल्स हैं उनके, लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश की गई कि ये चीज़ उस तरीके से मीडिया के ऊपर प्रोजेक्ट ना हो, क्योंकि शायद बाजी मरियम जो है वो किसी और को उस तरीके से प्रोजेक्शन के अंदर, स्पेशली हुकूमती ओहदों में से किसी और को प्रोजेक्शन लेते हुए देख नहीं सकती। मुस्लिम लीग नवाज से एक बहुत ही मोहतरम खातून जिनका इस वक्त करियर जो है वो बहुत डामाडोल है, बहुत ही वो हमारे लिए तो मोहतरम है, ज़ाहिर है। उन्होंने मुझे एक दिन पर्सनली बताया कि हर वो खातून जिनको अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है और जिनकी शख्सियत जो है उसको लोग पसंद करते हैं, वो भले ज़ाहरी शख्सियत की बात हो या पर्सनैलिटी की बात हो, ओवरऑल मरियम साहबा उनका पत्ता मुकम्मल काट देती हैं। ये उनके अल्फाज हैं, ये मैं अपने आप से नहीं जोड़ रहा। कभी अच्छे हालात होंगे तो उनका इंटरव्यू भी कर लेंगे। फ़िलहाल तो वो नून लीग को छोड़ने का सोच रही हैं, बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, और उनके ख्याल में मरियम नवाज़ के होते हुए किसी भी ऐसी खातून का जो इंटेलिजेंट हो या वो अल्लाह ने उन्हें अच्छी शबाहत दी हो तो उनका नून लीग के अंदर फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उनके ख्याल में मरियम साहबा जो हैं वो इनसिक्योर हो जाती हैं और ऐसी ख़वातीन को पर्दे से गायब करने की कोशिश करती हैं। तो यही कुछ वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब की जो ज़ौजा हैं उनके साथ करने की भरपूर कोशिश की गई है। हमारे ज़राए हमें, ज़ाहिर है मैंने पंजाब में काम किया हुआ है, तो जो हमारे ज़राए हैं वो चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस के इर्द गिर्द कह लें या
या हमारे ज़राए जो DGPR के अंदर हैं या दूसरी जगहों के ऊपर हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये तमाम एफर्ट की गई कि इसको किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की बहुत कुर्बत है चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ, तो कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन उनके साथ बिगाड़ने की इस वक्त रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है। आगे चलते हैं। आगे अक्सर आप हमसे पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि गिल साहब ये रोज़ आप व्लॉग करते हैं, रोज़ बातें करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी आप एहतजाज करते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है? आगे 2 खबरें आपके सामने या 2 बयान रखूँगा आपके सामने और आपको अंदाज़ा होगा कि इसका फ़ायदा होता है कि नहीं। पहली जो बात है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की। उन्होंने शायद नदीम मलिक साहब के शो पर ये या किसी और शो के ऊपर ये कंफर्म किया है कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, हम कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन भी देंगे, मतलब कि मुलाकात करवाएंगे इमरान खान से, और दूसरी चीज़ें सिर्फ जो मुल्क से बाहर लोग बैठे तनकीद कर रहे हैं वो नाम लेकर तनकीद ना करें। मैंने आपको बार बार कहा कि नाम के बगैर आप कितनी भी तनकीद करें आपको आज़ादी है। मैंने पिछले दिनों अपने पंजाबी व्लॉग में बताया था कि एक बहुत ही मुतबर शख्सियत के ज़रिए मुझे भी पैगाम दिया गया कि आप आसिम मुनीर साहब का नाम ना लें, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, इस तरह के अल्फाज के साथ आप तनकीद कर लें। आसिम मुनीर साहब का जब आप नाम लेते हैं तो फिर जो नीचे रैंक एंड फाइल के अंदर अफसरान हैं वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि अगर आसिम मुनीर साहब तक आपका ये क्लिप पहुंच गया और आपने उनका नाम लिया तो वो पूछेंगे कि आप लोगों ने वहाँ पर इन्हें खामोश क्यों नहीं करवाया, कुछ करें। वो अब कुछ क्या करना है वो आप सब समझ सकते हैं कि फिर कहाँ तक मामला जा सकते हैं। तो मुझे ये पैगाम दिया गया कि आप उनका नाम ना लें, आप नाम के बगैर आप जो मर्जी करते रहें, हमें कोई परवाह नहीं, आप इदारे पे बेशक पूरे के ऊपर तनकीद कर लें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम ना लें। बदले में मुझे ये ऑफर किया गया कि आपका इस वक्त ट्रैवल बंद है, सब कुछ बंद है, वो सब कुछ खुल जाएगा और आप पूरी दुनिया में घूमें फिरें, ट्रैवल करें जहाँ भी आपने करना है और आपको कोई उसमें दुश्वारी नहीं होगी, आपकी तरफ हॉस्टैलिटी भी कम हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके मामला ठीक हो जाएंगे। आप ठीक है, जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आते, आप पाकिस्तान आने का तो सोच नहीं सकते, लेकिन मुल्क से बाहर आपके मामला को ठीक कर दिया जाएगा। नाम लेना बंद कर दें, ये एक ख्वाहिश है, ये एक रिक्वायरमेंट है और कोई नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर आप नाम लें तो फिर आपके ऊपर सारी सख्तियां हैं, अगर आप नाम ना लें तो आपको काफ़ी आसानियां हैं। आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी तो यही है बाहर बैठे हुए कि आपकी जो पासपोर्ट, आपका जो भी सफरी जो दस्तावेज़ात हैं वो काबिल अमल रहेंगी और आप ट्रैवल वगैरह कर सकेंगे, उतना आपको ख़तरा नहीं होगा, फ्रीली मूव कर सकेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे ज़रा। ये तो बात आपको बताई कि नाम से मसला, वहाँ से पैगाम क्या आते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बिल्कुल यही बात कही कि आप साथ वो शहीदों का जिक्र भी कर देते हैं अपने नैरेटिव को बेहतर बनाने के लिए। हालांकि आपको पता है कि हम तो यहाँ से बैठ के हर रोज़ ये कहते हैं कि जो शहीद होता है मुल्क के लिए, वो हमारे फ़ौजी अफसरान, फ़ौजी एहलकार, वो हमारे पुलिस वाले, वो हमारा कोई सिविलियन, वो सब के सब मुल्क के लिए बहुत ही मोहतरम है, उनके ख़ानदान भी मुल्क के लिए बहुत ही मोहतरम है। और मैंने जैसे कहा कि वो कोई भी हो, वो किसी महकमे, नेवी से हो, वो एयरफोर्स से हो, वो पाकिस्तान आर्मी से हो, वो रेंजर से हो, वो पुलिस से हो, वो डॉक्टर हो कोई, वो सिविलियन हो कोई आम, कोई भी हो, जो भी वतन के लिए जान देता है किसी भी तरह से, वो बहुत मोहतरम, उसका ख़ानदान बड़ा मोहतरम। लेकिन असल मसला जो है वो यही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऊपर नाम लेकर या उनके जो 2-3 साथी हैं उनके ऊपर नाम लेकर आप तनकीद ना करें। यही अब पैगाम ख्वाजा आसिफ ने भी दिया है। अब अगला पैगाम सुन लें। राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि जो 5 बड़े हैं उनको इकट्ठे बैठना चाहिए। ये 5 बड़े, क्या ख्याल है, मीडिया सोच रहा है कि ये 5 बड़ों का मतलब है नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान और आर्मी चीफ। इमरान खान का तो उन्होंने बाकायदा इशारा किया कि उनको भी बैठना चाहिए। तो ये 5 इकट्ठे बैठे तो मुल्क आगे चलेगा। ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात को अग्री किया कि इकॉनमी हमारे काबू में नहीं आ रही, हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन इकॉनमी आगे नहीं बढ़ रही, उसके लिए मुल्क के अंदर सुकून लाना पड़ेगा, तभी इकॉनमी आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर ये बाहर बैठे हुए अकाउंट्स और जो नाम लेकर तनकीद करते हैं वो अगर तनकीद करना बंद कर दें, ज़ाहिर एक तो PTI ऑफिशियल का ट्विटर अकाउंट है, उसके बाद हम जैसे को 2-4 मन चले हैं जो नाम लेकर, बाकी तो गुमनाम अकाउंट है ना, उनका तो किसी को नहीं पता वो किसके हैं, लेकिन ये जो नामी ग्रामी सामने चेहरे के नाम के साथ जो तनकीद कर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ की डिज़ायर है और आगे राना सनाउल्लाह की भी यही डिज़ायर है कि ये अगर तनकीद करना बंद कर दें तो फिर हम भी इधर से कुछ ऑफ़र करते हैं। तो उन्होंने आगे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ जो उनके किरदार कशी कर रही है उसकी मुहिम बंद करे तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। के बारे में बात करेंगे, आपको इतना डरा देते हैं कि आप इनके बारे में बात ना करें। इसमें हमारी बहुत ही मोहतरम आसमा शराजी साहबा जो हैं वो तुर्रा इम्तियाज़ रखती हैं ये औरत कार्ड इस्तेमाल करने में और आपको मिसोजिनिस्ट और इस तरीके के तमाम जो अलकाबात हैं वो देने, ताकि आपको ऐसे ब्रांड कर दिया जाए और सारे लोग कहेंगे यार ये तो है ही बड़ा बदतमीज़ आदमी, ये तो बहुत बुरा आदमी है। ये इतनी बार रिपीट करते हैं कि बात को कि आप वो काम कर रहे हो या ना कर रहे हो आपके ज़िम्मे लगा देते हैं। बहरहाल अब राना सनाउल्लाह साहब भी यही कहते हैं। आगे से मलिक आमिर डोगर साहब भी वहाँ विराजमान थे उसी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि सियासत को सियासी मुखालफिन तक रखना चाहिए, रियासती इदारों के किरदार कशी की मुहिम बंद होनी चाहिए। डोगर साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सियासत को सियासी
सियासी मुखालफिन तक ही होना चाहिए, लेकिन हमारे तो सियासी मुखालफिन ही DG ISPR और आसिम मुनीर साहब हैं। हमारे साथ तो सियासी मुखालफत राना सनाउल्लाह नहीं कर रहा, आपको भी पता है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में है, आपके लिए ये सिचुएशन नहीं कि आप वहाँ बैठ कर ये बात करें, तो वो जिम्मेदारी हमारी है, हमें करने दीजिए, हम कर रहे हैं। आपको मैंने उस दिन भी ऑफर की थी कि अगर यहाँ से रास्ता निकलता है तो मुझे आप सबसे पहले डिसओन कीजिए, बल्कि पार्टी से निकाल दीजिए, ये लेटर निकालिए, कभी था ही नहीं पार्टी का हिस्सा, बल्कि वो दूसरे तो बागी और गद्दार और गैर मुल्की एजेंट कहते हैं। PTI भी कह दे कि शहबाज गिल जो है इससे ज़्यादा पार्टी को नुकसान किसी ने पहुंचाया ही नहीं। हमें जो लगता है ईमानदारी के साथ वो अपना काम करते रहेंगे। अगर हमें डिसोन करके वाकई आपका काम चलता है तो ज़रूर चलाइए, ये मैंने उस दिन भी दावत दी थी, आज भी दोबारा दावत देता हूं, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब तक आप डिफाइंस नहीं करेंगे, जब तक आप इनके सामने नहीं खड़े होंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये आपको दबाते रहेंगे। आगे चलते हैं जरा। अब ये तो आपको पता चल गया कि इनकी सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो अब ख्वाजा आसिफ भी मीन, ये अब से चंद दिन पहले तो बदमाशी के साथ बढ़के ऐसी थी कि बस हमें कोई लेना देना ही नहीं, आप जो मर्जी कर लें। अब आपको समझ आ रही कि तकलीफ कहां पे हो रही, इसीलिए मैं आप सबको भी कहता हूं कि नाम लेके आप डायरेक्ट जिसका कसूर है नाम लेकर उस पर तनकीद किया करें, और जब आप नाम लेके तनकीद करते हैं तो असर होता है। अब ये जो इनके दो मेजर लोग हैं वो टेलीविजन पर आकर ऑफर्स कर रहे हैं कि नाम ना लें, और बैकएंड से भी ऑफर्स आ रही हैं कि आप नाम ना लें, ज़ाती आपको फ़ायदे, जैसे मैंने आपको बताया जाता है कि आपके लिए भी ज़िंदगी जो है वो आसान कर दी जाएगी। उधर से मुनीफ फारूक को भी छोड़ दिया है। जो मुनीफ फारूक आपको पता है कि उनको आजकल मतियुल्लाह जान MF कहते हैं, तो MF जो है उसको भी छोड़ दिया है। और MF जो है वो कहते हैं कि 2 साल पूरे होने वाले हैं हुकूमत के फरवरी तक, अगर इन्होंने कारकर्दगी ना दिखाई तो फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो एक तरफ से उधर से इन पे प्रेशर आ रहा है, एक तरफ से इधर से आ रहा है, तो हुकूमत के आजकल हालात थोड़े पतले हैं। अब अगली ज़रा खबर आपके सामने जो रखनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल एक खबर रख चुके हैं, बस क्विकली उसकी जो आप ये कहिए कि आउटपुट निकली वो आपके सामने रख दें कि कल एक निज़ामानी साहब हैं, यंगस्टर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इट इज़ ओवर। बेसिकली उन्होंने जेन Z और जेन अल्फ़ा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सामने रखा कि कैसे आपने इंटरनेट चोक कर दिया, बेरोज़गारी कर दी, आपने आवाज़ उठाने के ऊपर पाबंदी लगा दी, अब नौजवान आपसे खफा हैं। बेबी बूमर्स का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्र तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 55 साल से 85 साल के, वैसे तो 60 से 80 कह सकते हैं, लेकिन ऑन अ लार्जर कैनवस 55 साल से 85 साल के दरमियान में जितने भी बाबे और बुजुर्ग खवातीन हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि इनका नौजवान नस्ल से डिस्कनेक्ट है, इन्हें पता ही नहीं कि नौजवान नस्ल को क्या चाहिए, और ये बस दबाए जा रहे हैं इस सारे काम को कि किसी ना किसी तरीके से हम इनके ऊपर जो है वो कब्जा कर लें, इनकी जो सोच है। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ओवर। बहरहाल उनका वो जो आर्टिकल था उसको इन्होंने अखबार से डिलीट करवा दिया। जब डिलीट करवाया तो मैं असल में उस वक्त मुझे जैसे ही पता चला कि ये डिलीट किया गया तो मैंने फ़ौरन पाकिस्तान में किसी को फ़ोन किया जिनका मुझे पता है कि वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून रोज़ पढ़ते हैं। उन्हें मैंने कहा कि ज़रा मुझे एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सारी तस्वीरें तो भेज दें। उन्होंने भेजी, उसे मैंने क्रॉप करके एक उसी वक्त उसी तस्वीर में से जो आई, आजकल AI से बहुत जल्दी उसका टेक्स्ट बन जाता है, मैंने खुद ही बैठ के उसका सारा टेक्स्ट जो स्क्रिप्ट था वो निकाला, स्क्रिप्ट को मैंने जो है वो ट्वीट कर दिया, उस तस्वीर को भी ट्वीट कर दिया, फिर उसका उर्दू तर्जमा करके उसको भी ट्वीट कर दिया, आपके सामने भी रखा। वो अगर आर्टिकल वैसे 5000 लोगों ने पढ़ना था ना, या 3000 ने पढ़ना था, तो वो अब कम से कम 3 मिलियन लोगों तक वो आर्टिकल पहुंच चुका है, या शायद इससे भी कहीं ज़्यादा, 30 लाख या 50 लाख लोगों तक। अब वो जो ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने हमारे ज़राए क्लेम करते हैं कि शायद किसी ब्रिगेडियर साहब ने अखबार को कह के वो डिलीट करवाया, तो वो जिन्होंने वो डिलीट करवाया वैसे तो उनको अकल नहीं आनी, वो दोबारा भी यही कहेंगे, क्योंकि ये उनका 101 मॉडल है कि आप बस आवाज़ ही दबा दें, चीज़ ही डिलीट करा दें। लेकिन अगर उनमें वाकई अकल हो तो वो सोचें कि जो चीज़ छोटे पैमाने पर रहनी थी, ये हरकत करके उन्होंने कितने बड़े कैनवस पर वो भेज दी। बस मेरा वो एक ट्वीट करना था कि वो जंगल में आग की तरह वो सारी चीज़ फैल गई, और उसके बाद फिर दे मार 4:30 वो आर्टिकल हर तरफ चला। दूसरी तरफ जो ड्रॉप साइट है उसने उस स्टोरी का अब स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जो हमने कल आपको दी थी। हमने कल आपको ये खबर दी थी कि UAE और सऊदी अरब से रिलेटेड जो खबरें हैं वो मना कर दिया गया है ISPR की तरफ से पाकिस्तानी अखबारात को कि आप ये नहीं छापेंगे। अब ड्रॉप साइट जो अमरीकी जरीदा है उन्होंने बाकायदा एक स्क्रीनशॉट जो मैसेज भेजा गया मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि ISPR की तरफ से मैसेज है, उनके क्लेम के मुताबिक वो मैसेज भेजा गया, जिसके बाद मीडिया ने सऊदी अरब और UAE के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कोई खबर पब्लिश नहीं की। तो आर्टिकल भी डिलीट करवाना है, ये भी करवाना है, नाम लेकर तनकीद ना करें। तो मसला फिर इन्हें एक किस चीज़ से है? मसला सिर्फ मीडिया से है, आवाज़ से है, आज़ाद ख्याल से है, आज़ाद सोच से है। जो चंद, मेरा ख्याल है कि 2 या 4 आवाज़ें होंगी जो इस वक्त बोल रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी। ये जो चंद आवाज़ें हैं इनको अब खामोश करना है, अब और कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। जाहिर है ख़तरा बहुत शदीद है जब आप इतना बिल्कुल एक नैरो ग्रुप लोगों का बन गया। दोबारा खबर है कि शायद शहजाद अकबर साहब के घर के बाहर फिर कोई ऐसी कार्रवाई करने की कोशिश की, उनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर के इर्द गिर्द कोई मशकूक हरकतें करते हुए फिर लोग नजर आए। तो आप सोच सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसमें
उसमें सिक्योरिटी के ज़ाहिर है बहुत ही सीरियस उसकी रेमिफिकेशंस हैं, एहतियात भी करनी पड़ती है सब कुछ, लेकिन ये चंद आवाज़ें हैं जिनको इन्होंने हर सूरत खामोश करवाने का सोचा हुआ है और वहाँ से डिमांड्स भी हैं, स्टिक भी है, कैरेट भी है। आपको ऑफर भी की जाती है कि आप सफ़र कीजिए, आपके पासपोर्ट शासपोर्ट खोल देंगे, कुछ नहीं होगा आपको, आप बस नाम लेकर तनकीद ना करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। टेलीविजन के ऊपर मनीज़े जहांगीर एक इंटरव्यू ले रही थी, तो अच्छा बहरहाल उन्होंने सवाल पूछा। सवाल उनका पूछने का ये था कि ये फ़ौजी फाउंडेशन और ये जो इदारे हैं, ये जब ये एयरलाइनें ले लेंगे, दूसरे काम करते हैं, तो फिर जो आम बिजनेसेस हैं उन्हें मुकाबले की फ़ज़ा तो नहीं मिलेगी। इनको तो ज़ाहिर है बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, इन तो फिर परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं मिलेगा बिजनेस को। तो ये बिजनेसेस के लिए, इकॉनमी के लिए तो ये बुरी खबर है। तो जो मोहम्मद अली साहब थे वो इतने तेज़ थे, उन्होंने ऐसे टोपी पहनाई मनीज़े साहबा को और ऐसे जगलरी की, उन्होंने कहा कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, हल्के फौजी फाउंडेशन को हमने कोई टैक्स कंसेशन दिए हुए, जो मैंने इनकी बैलेंस शीट्स देखी हैं तमाम। फौजी फर्टिलाइजर वही टैक्स देता है जो एंग्रो और फातिमा देते हैं, मारी वही टैक्स देता है जो पीपीएल और ओजीडीसी देते हैं, तो हमने कहाँ इंसेंटिव दिया हुआ है। सुन लिया आपने। अब आपको डॉक्टर कैसर बंगाली जो पाकिस्तान के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अब जरा उनका जवाब सुनिए। बलूचिस्तान का गैस पानी से भी कम कीमत पे लिया जा रहा है। फर्टिलाइजर इज अ सेक्टर विच इज डोमिनेटेड बाय फौजी फाउंडेशन। उनको जो गैस दिया जाता है इट इज एट 13% ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। गैस घरों में नहीं है, गैस और सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर को गैस दिया जाएगा एट 13% ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। सुन लिया, ये जाहिर अभी का नहीं है, पुरानी है ये बात बंगाली साहब की। अब जरा शहबाज राणा साहब क्या कहते हैं, मारूफ वो भी जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं और वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत लिखते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। सर, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की तमाम आमदन को हमने इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन दी थी। इसी तरह फौजी फाउंडेशन, एक फौजी फाउंडेशन का जो कारखाना मार्केट में चल रहा है और एक आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन का कारखाना मार्केट में चल रहा है, उनको आपने एज दे दिया 15 से 20% टैक्स का फौजी वालों को। सुन लिया आपने। अब हम आपको बताते हैं वही जो मोहम्मद अली साहब ने ऐसे करके टोपी पहनाई और वो आगे निकल गए, और वो ये है कि जो फौजी फर्टिलाइज़र है, जाहिर पहले तो फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर जो मेजर वहाँ पर प्लेयर है वो फौजी फर्टिलाइज़र आ गया खुद। अब उन्होंने कहा बड़े आराम से कि देखें फौजी फर्टिलाइज़र के लिए भी वही कवानीन हैं जो फातिमा के लिए हैं और दूसरे, जाहिर है यही तो आपका तरीका है। आपने एक सेक्टर के अंदर एंट्री मार ली, एंट्री मारने के बाद आपने कुछ मौज दूसरों की भी करवा दी और ज़्यादा मलाई ऊपर से आप खुद खा गए और कुछ ना कुछ दूध उनको भी पीने को आपने दे दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि दूसरों की भी आपकी वजह से मौज लगती है, लेकिन आपकी भी लगती है, लेकिन जो आपकी लगती है वो उनकी नहीं लगती। मसलन फौजी फर्टिलाइज़र का जो प्लांट है गोटमाची में, वो माड़ी गैस से उसे PKR 580, ये पुराना रेट है, आपको ये भी बताएंगे रिपोर्ट कब की है, PKR 580 MMBTU, जो भी ये पैमाना है गैस को मापने का MMBTU, तो ये पर MMBTU 580 रुपये पर उन्हें गैस मिल रही थी। दूसरी तरफ एंग्रो जो वही काम करता है, वो भी फर्टिलाइजर बना रहा है, उन्हें वही गैस जो है वो 1200 से 1500 रुपए पर MMBTU, इसमें सबसे ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है फर्टिलाइजर में। इसमें बहुत ये एनर्जी जो है इसके अंदर कंज्यूम होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी की ही कॉस्ट आती है। तो अब आप देखिए, एक तरफ 580 और दूसरी तरफ 1500 रुपए पर MMBTU जो कॉस्ट आ रही है, तो कैसे एंग्रो मुकाबला करेगा फौजी फर्टिलाइजर का। तो इस तरीके से ये टोपी पहनाते हैं, ऐसे निकलते हैं। ये जो आपको सोर्स है, ये ओगरा की मीन हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, फिगर्स हैं जो पुरानी है, जाहिर है जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो 2026 के चेक करने पड़ेंगे, लेकिन ये थोड़ी पुरानी, को 1-2 साल पुरानी रिपोर्ट है जिसके मैंने नंबर्स दिए। तो बुनियादी तौर पर आप देखिए कि कैसे लोगों को टोपी पहनाई जाती है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक तरफ आर्टिकल डिलीट करवाए जाते हैं, सच ना कहीं से पता चले। वो जेन जी छोटे जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं, नौजवान जो आजकल के हैं, कि आपका और हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, आपने हमें तंग कर दिया, आपने इंटरनेट स्लो कर दिया, फायरवॉल लगा दी। पाकिस्तान दुनिया के 3-4 बड़े मुल्कों में से है जहाँ से जो प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के स्टूडेंट्स के पास रोजगार के मौके हैं, आप उसको भी तबाह कर रहे हैं इंटरनेट को स्लो करके। और बजाय इसके कि उनकी बात सुने, उनके साथ इंगेज करें, उनसे लर्न करें, वो आर्टिकल ही उड़वा दिया। वहाँ हजीमत हुई, ड्रॉप साइट ने दूसरी हजीमत की, तीसरी तरफ राणा सनाउल्लाह, और वो कहते हैं कि जी वो नाम लेके तनकीद ना करें तो बात कर लेते हैं। चौथी तरफ आप देखें कि मोहम्मद अली साहब ने कैसे टोपी पहनाई कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ही नहीं है। फिर जो फौजी फाउंडेशन है वो एक ट्रस्ट है, जाहिर है उसके ऊपर टैक्स की छूट भी है, और फिर शहबाज राणा ने आपको बता दिया कि ओवरऑल भी टैक्स को जो है वो वैसे ही वेव कर दिया जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को वेव नहीं किया जाता। तो कैसे वो आपको compete कर सकते हैं। लेकिन चाहते ये हैं कि दौले शाह के चूहे बन जाएं और चूहियाँ बन जाएं पूरी कौम, उनको पता ना चले, हमारे माथों पर, हमारे पीछे कमर पर, और जहाँ जहाँ इनका दिल करे वहाँ चे लिख दें, और हम बस जो ये कहें वो सुनते जाएं, जैसे हम 77 साल सुनते आए, और उसके बाद हम सुनते भी जाएं और फिर ये हमारा फंटा भी निकालें जब इनका दिल करे। लेकिन ये कि सच अगर सामने आए तो तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे ही सच सामने आता है तो वो क्योंकि इतना एम्बैरसिंग होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता, और फिर कहते हैं नाम ना लें, नाम लिए बगैर आप ये काम करें। अच्छा जी, आगे वज़ीर आला KP 9 जनवरी को सिंध जा रहे हैं, जाहिर है
वो लाहौर से वापस आए हैं, बड़ा अच्छा फैसला है उनका सिंध जाने का। और उनसे मेरी बात भी हुई, जो सरीना बंद हुआ उस सिलसिले में उन्होंने मुझे बताया कि वजह असल टेररिज्म नहीं था, जैसे हमने भी रिपोर्ट किया था। उन्होंने करेक्ट किया मुझे कि वजह टेररिज्म नहीं था, वजह लीज़ है जो ख़त्म हो गई। हम उन्हें ऑफ़र करना चाहते थे लेकिन वो शायद अभी लेना नहीं चाहते, या उनका अपना कोई मसला, उनका बिजनेस मॉडल जो है, उनके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की यूनियंस के मसले थे, दूसरे मसले थे, तो जो सरीना सवात है वो उसको लेना नहीं चाहता था। जाहिर है शायद वो लीज़ लेना चाहते हों पुराने रेट्स पर ही, जो 40-50 साल पहले उनको मिले हों। अब नए रेट्स के ऊपर थोड़ी महंगी होगी लीज़। बहरहाल उन्होंने कहा कि वी वर रेडी टू अकोमोडेट, लेकिन मामला जो है वो बन नहीं सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इमरान खान साहब की रुफ़का के साथ मुलाकात थी, उनके अदालत के हुक्म के मुताबिक पार्टी के लीडरान और दोस्तों से वो भी नहीं करवाई गई, जुमेरात के दिन जो होती है। उसके बाद आगे चलते हैं। मतीउल्लाह जान ने तज्जिया किया है कि अगर इमरान खान नवाज शरीफ होते तो अभी तक प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होने थे और इमरान खान साहब ने मुल्क से बाहर निकल जाना था। फिर ये रजब भट्ट साहब से रिलेटेड, वो जो टिकटॉक करते हैं, उनसे रिलेटेड वो कराची के अंदर बड़ा तशद्दुद और सारा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये सब मुझे स्क्रिप्टेड लगता है। और मुझे वहाँ से एक बहुत ही मुतबर जो वकील और फॉर्मर जज है उन्होंने भी यही बताया था। अब दोबारा आपको बता दें कि अब किसी का लाइसेंस कैंसिल करा दिया, किसी का ये, इसमें एजेंसीज घुसी हुई हैं इस सारे केस के अंदर और वो अपना खेल खेल रही हैं। मकसद एक है, इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म और आसिम मुनीर साहब जो जुल्म कर रहे हैं उसके ऊपर बात ना करें। आप कभी रजब भट्ट पे बात करें, कभी इकरारुल हसन पे करें, कभी रेहाम खान के ऊपर करें, कभी जवाद अहमद के ऊपर करें। आपको रोज़ कोई ना कुछ शोशे ये छोड़ के देंगे, रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई करके देंगे। कभी PI की नीलामी करते रहेंगे सारा दिन, कभी कुछ करते रहेंगे। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि उस चीज़ के ऊपर बात ना करें, इधर उधर की सारी बातें हम आपके सामने करेंगे। जैसा कि जो लिबर्टी का राउंड अबाउट था, वहाँ पर न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस, वहाँ पर हुकूमत पंजाब ने आतिशबाजी की। मरीम नवाज़ थक नहीं रही उसकी वीडियोज़ शेयर कर करके। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने घरों पे, मतलब हुकूमत आतिशबाजी कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने प्राइवेटली आतिशबाजी की उन्हें पुलिस पकड़कर पर्चे दे रही है। कौन लोग हो तुसी? हुकूमत आतिशबाजी कर रही है, हुकूमत खुद अपनी निगरानी में कह रही है कि आतिशबाजी करनी। क्यों? क्योंकि हुकूमत को नैरेटिव चाहिए, वहाँ लोगों को इकट्ठे करके ये दिखाना है, देखें हम कितना ग्रेट है, मुल्क में सब नॉर्मल है, कुछ गलत नहीं है, एंजॉय करें, डांस करें, भंगड़े डालें, म्यूजिक सुने, यहाँ सब अच्छा है। 22% अपना बेरोजगारी की बात ना करें, 45% गुर्बत से नीचे की बात ना करें, कोई बात ना करें। आप जो कुछ किसान के साथ हो गया, जो कुछ बाकी हो रहा है मजदूर के साथ, आप सिर्फ डांस करें और एंजॉय करें, कॉन्सर्ट भी करवा के देंगे और आतिशबाजी भी। और शहरी अगर खुद आतिशबाजी करे, वही आतिशबाजी जो हुकूमत कर रही है, तो फिर वो जुर्म है, उसके ऊपर उनको पकड़ के ये पर्चे देते रहे हैं। मेरे ख्याल में अल्ताफ भाई से बेहतर इस सिचुएशन को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।